हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए सोनाक्षी गुप्ता। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल एंड आप लोगों ने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। नहीं की है तो गड़बड़ हो जाएगी, सो प्लीज स्टार्ट कर दो। अभी तक हायर परचेज का पहला पार्ट जा चुका है, जहाँ पे सारी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो में मैं 7 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बनेगी, 7 या 8 मिनट की, जहाँ पे हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करें। उसके बाद हम लोग एक बार अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से करा रही हूँ क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ पे। दिस विल ऑल्सो कवर योर पास एग्जामिनेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, चलो देखो बच्चों, जब हम लोग हायर परचेज कर रहे थे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? हमारे पास थी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बच्चों मुझे बताओ कि हमारे पास कितने तरह के केसेस हो सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर केस है बच्चों वो है 3 केसेस। जो मोस्ट पॉपुलर केस आपको मिलेंगे वो 3 केसेस मिलेंगे। एक मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो यहाँ पे कि अपने पास क्या होगा। पहला केस मुझे बताओ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? आपको लोन का अमाउंट चाहिए और आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए। लोन अमाउंट क्या होता है? जो अपने पास आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होता है। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या निकलता है? जितना भी कैश प्राइस गिवन रहेगा उसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे? कैश प्राइस में से हम लोग माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट। तो अपने पास क्या आ जाता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो पहला केस होता है जहां पे अपने पास कैश प्राइस भी गिवन होता है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन होता है। ठीक है, तो वहां पे एक टेबल बनती है, राइट? टेबल का फॉर्मेट क्या होता है? अपने को ईयर लिखना होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखना होता है। जितना भी अपने पास साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग रहेगा उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। फिर अपन इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। इंस्टॉलमेंट या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी या तो जो भी पार्ट ऑफ कैश प्राइस है प्लस इंटरेस्ट जोड़ के आप इंस्टॉलमेंट निकाल लोगे। फिर हम लोग लिखते हैं पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रीपेड। फिर हम क्लोजिंग निकालते हैं। क्लोजिंग कैसे निकलेगा? जो भी साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसमें से जितना भी आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रिंसिपल रीपे कर दिया, जो पैसा बचा वो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पहले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दूसरे साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। सो ये टेबल अपने को यहाँ पे देखनी है। वो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के दिया है कि टोटल सीपी में से डाउन पेमेंट कर दोगे तो पहले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा। उसी पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंस्टॉलमेंट या तो गिवन होगी या तो आपको निकालनी होगी। निकालोगे कैसे? प्रिंसिपल का जितना पार्ट पे करना है क्वेश्चन देगा। जैसे मान लो कि अपने पास 1 लाख रुपए थे, 20,000 तुमने डाउन पेमेंट कर दी थी, बचे 80,000 रुपए। बोलता है रिमेनिंग पेमेंट आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करनी है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना बनेगा? 20-20 हजार बनेगा। तो पहले साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 80,000 से 10% का अपना इंटरेस्ट रेट है। 80,000 का 10% 8,000। 20,000 कैश प्राइस प्लस 8,000 इंटरेस्ट। तो पहले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई? 28,000। पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रीपे 20,000। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 80,000 था, 20,000 तुमने पे कर दिया तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विल बी 60,000। नेक्स्ट ईयर दैट विल बिकम द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ओवर दैट अमाउंट, राइट एवरीबडी? सेकंड केस क्या होता है अपने पास बच्चों? सीपी मिसिंग होता है। सीपी मिसिंग में हम लोग क्या करते थे? बैकवर्ड कैलकुलेशन। जो एंड वाला तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। एंड वाले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो वहां से हम लोग पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अपने पास कैश प्राइस आ जाता है। वो भी हम लोग ने रिवाइज किया हुआ था। इंटरेस्ट रेट मिसिंग थर्ड केस है। क्या? पहले केस में सब कुछ गिवन होगा, कैश प्राइस भी गिवन होगा, इंटरेस्ट रेट भी गिवन होगा। सेकंड वाले केस में सीपी गायब होता है, वहां पे हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड अपने पास इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट रेट नहीं होता, टोटल इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन हायर परचेज प्राइस देगा और क्वेश्चन अपने पास कैश प्राइस देगा। हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। उस इंटरेस्ट को हमें बांटना होता है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। तो हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं? ओपनिंग एचपीपी बैलेंस ऑफ ईच ईयर। तो ध्यान रखना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हायर परचेज बैलेंस लेना है, यानी पेमेंट से पहले जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लेना है, क्योंकि पेमेंट से पहले इंटरेस्ट जुड़ा होता है। जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो आप उस साल का इंटरेस्ट भी पे कर देते हो, राइट? और हमें इंटरेस्ट निकालना है इसलिए हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एचपीपी बैलेंस का रेशियो लेते हैं। थर्ड एन्युटी होता है। एचपीपी प्राइस गिवन रहेगा, एन्युटी फैक्टर गिवन रहेगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, काम वहां से हो जाएगा। तो ये था पहला पार्ट। याद रखना है अपने पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितनी इंटरेस्ट हो जाएगी बच्चों? 3 तरह की कैलकुलेशन, 4 होता है। एक में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, वहां पे सिंपल एक टेबल बनती है। सेकंड कैश प्राइस गिवन रहेगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? वहां पे बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड मेरे पास इंटरेस्ट रेट गिवन रहेगा, वहां पे हम लोग इंटरेस्ट को बांटने के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एचपीपी बैलेंस का यूज करते हैं। थर्ड अपने पास एन्युटी, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का, उसके अलावा कोई नहीं बनता है। सेकंड अपने पास आता है बुक्स ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज इज द पर्सन हु बॉट द एसेट बाय टेकिंग अ लोन या ऑन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टेकिंग अ लोन इज बेटर टर्म। तो उसमें मुझे बताओ कि हायर परचेज की बुक में क्या क्या अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट बनते थे हायर परचेज के लिए। क्या है? एक तो अपने पास के पास एसेट आ गई, एसेट उसने उधारी पे खरीदी तो एक लायबिलिटी भी आ गई। एसेट जो उसने खरीदी उसका नाम रहेगा, एसेट अकाउंट अपने को बनाना आता है। यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर रहेगा, यहाँ पे अमाउंट रहेगा, डेट अमाउंट पर्टिकुलर। तो जब एसेट खरीद के लेकर आए तो कितना, किससे खरीद के लेके आए? हायर वेंडर से खरीद के लेके, ऐसे 5 लाख की एसेट लेकर आए तो मैंने किसने से डेबिट कर दिया? हायर वेंडर। एसेट को डेबिट कर दिया 5 लाख से। पैसा देके आते तो टू बैंक लिखते, पैसा नहीं देके आए तो हम लोग किस पे लेकर आए? हम लोग उधारी पे लेके आए तो हायर वेंडर लिखा।
पूरे साल के अंत में इस पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। पहले दिन की एंट्री करो। जब पहले दिन खरीद के लाते हो तो क्या होता है कि अपने पास एक तो एसेट आ जाती है और एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है। उसी दिन लायबिलिटी का कुछ हिस्सा डाउन पेमेंट के रूप में तुम पे कर देते हो, उस दिन के बाद खत्म। साल के अंत में 3 काम होते हैं, डेप्रिसिएशन लगता है, इंटरेस्ट अक्रू होता है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन लग गया, फिर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो गई, फिर तुमने इसका भी सीडी निकाल दिया, इसका भी सीडी निकाल दिया, अगले साल फिर से। ठीक है, इसी तरीके से हायर वेंडर की बुक में क्या बनेगी, हायर वेंडर के लिए नॉर्मल सेल्स है, वो तो सामान बेचता है, तो वो तो हायर सेल्स होगी, और साथ में अपने पास क्या होगा, हायर सेल्स के साथ वो एक और चीज लिखेगा, हायर सेल्स उसने किसको की थी, डेटर को की थी, तो कौन सा अकाउंट बनाएगा, डेटर। डेटर मतलब कौन, हायर परचेजर। हायर परचेजर उसके लिए क्या होता है, हायर परचेजर उसके लिए डेटर होता है, क्योंकि उससे पैसे लेने होते हैं। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट अकाउंट बनता है, ये क्रेडिटर है ना, इसके लिए डेटर है। तो डेटर कब बने थे, जब इसने हायर सेल्स कर दी थी। हायर सेल्स में से कुछ पैसा उसको उसी दिन डाउन पेमेंट के रूप में बन गया था। साल के अंत में ये 2 काम होगा, एसेट किसी के पास है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, इंटरेस्ट अक्रू करेगा, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा, और बैलेंस शीट आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीजें यहाँ तक थी, यहाँ तक आए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। फिर अपने पास आ गया था रिपोजिशन की बात। रिपोजिशन अपने पास फुल रिपोजिशन भी हो सकता है, पार्शियल रिपोजिशन भी हो सकता है। पहले फुल रिपोजिशन पर आ जाओ। फुल रिपोजिशन का मतलब क्या होता है, रिपोजिशन होता कब है, अगर हायर परचेजर डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट कर देता है, पैसे नहीं देता है, तो हायर वेंडर बोलता है भाई तू मेरे पैसे तो नहीं दे रहा, मेरी एसेट ही वापस दे दे। तो ऐसा हो सकता है वो सारी की सारी एसेट लेके चला जाए, मतलब फुल रिपोजिशन। ये हो सकता है कुछ 1-2 एसेट छोड़ के चले जाए, मतलब पार्शियल रिपोजिशन। फुल रिपोजिशन के टाइम पे क्या होता है, बाकी सब कुछ सही जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था वैसा अकाउंट बन रहा होता है, लेकिन बस इन द ईयर ऑफ रिपोजिशन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो देखो कुछ ना कुछ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो फॉर हायर परचेजर एसेट अकाउंट में ओपनिंग बीडी उसने किया, डेप्रिसिएशन उसने लगाया, वेंडर का बैलेंस बीडी किया, उसने उसको इंटरेस्ट भी क्रू किया, बस क्या वो पेमेंट नहीं हो पाई। 3 काम में से 2 काम हो, क्योंकि पैसा देगा या नहीं देगा वो कब पता चलेगा, वो साल के अंत में पता चलेगा। तो साल के अंत में डेप्रिसिएशन तो लगा ही, इंटरेस्ट तो अक्रू हो ही गया, बस क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हुई, जिस वजह से हायर वेंडर ने कहा कि भाई मैं अपनी एसेट उठा के लेके जा रहा हूँ, मैं सारी की सारी एसेट लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वहां पे आती है कैलकुलेशन। तो हायर परचेजर बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से तो एसेट की वैल्यू ये है, मेरे पास ये ओपनिंग वैल्यू थी, इस पे इतना डेप्रिसिएशन लग गया, तो मेरे हिसाब से वैल्यू ये होनी चाहिए। लेकिन हायर वेंडर बोलता है भाई आपके हिसाब से जो वैल्यू मैं उसको क्यों मानूं, मैं अपने हिसाब से वैल्यू मानूंगा। तो जो हायर वेंडर होता है वो अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाता है। हायर वेंडर का डेप्रिसिएशन जनरली हायर परचेजर से ज्यादा होता है, राइट। ऐसा हो सकता है कि एक ही लैपटॉप के, एक लैपटॉप मेरे लिए 3 साल यूजफुल हो, जबकि मेरे भाई के लिए हो सकता है 1 साल यूजफुल हो, तो उसका 100% डेप्रिसिएशन 1 साल में हो गया, जबकि मेरे लिए 33.33 डेप्रिसिएशन हर साल का होगा। 3 साल में मैं एसेट को यूज करूंगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज जस्ट एन एस्टिमेशन। सो यस, डेप्रिसिएशन इज जस्ट एन एस्टिमेशन, तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यानी जो हायर वेंडर है वो अपने हिसाब से वैल्यू निकालेगा। हायर वेंडर बोलता है मेरे हिसाब कॉस्ट इतनी थी, मेरे हिसाब से ये 20% का डिप्रिसिएशन ले रहा था, ये बोलता है 30% का डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसने अपने हिसाब से वैल्यू निकाली। सो मान लो कि हायर परचेजर के हिसाब से 400 की वैल्यू आई, लेकिन हायर वेंडर बोल रहा है कि नहीं सॉरी, हायर परचेजर के हिसाब से 500 की वैल्यू आई, ए है ये, और हायर वेंडर के हिसाब से 400 की वैल्यू आई। तो यानी हायर वेंडर बोल रहा है भाई तुम्हारे हिसाब से होगी 500 की वैल्यू, मैं तो 400 पे लेके जा रहा हूँ। इट्स लाइक सेल कि भाई आपकी 500 की एसेट 400 रुपए की जा रही है। तो एंट्री बताओ मुझे क्या होगी, हायर परचेजर की बुक में उसकी एसेट चली गई 500 की एसेट, हायर वेंडर कितने का मान के चल रहा है, 400 रुपए का, तो 100 रुपए का क्या हो गया, लॉस चला जाता है पीएनएल अकाउंट। एंट्री करो, एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्या क्या, हायर वेंडर 400 रुपए और 100 रुपए अपने पास क्या, 100 रुपए अपने पास पीएनएल। ठीक है, ऐसे ही हायर वेंडर में आ जाओ, हायर वेंडर में क्या होगा, पैसे देते तो टू बैंक डेबिट करते, पैसे तो दिए नहीं, क्या दिया अपन ने, एसेट दी। ठीक है, तो वो एसेट चली गई, तो बैलेंसिंग फिगर निकालो, या तो यहाँ आएगा तो पीएनएल से आ जाएगा, और यहाँ आएगा तो पीएनएल, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू निकलेगी, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। ठीक है, सो ये खत्म हो गया, दिस वाज योर पार्शियल फुल रिपोजिशन। अब आ जाओ हायर परचेजर की बुक में। हायर परचेजर ने अपनी बुक में क्या दिखा रखा होगा, हायर वेंडर ने, सॉरी हायर वेंडर की बुक में, हायर वेंडर ने अपनी बुक में क्या दिखा रखा होगा, हायर परचेजर अपना एसेट दिखा रखा होगा, डेटर है उसका। तो उसने साल के शुरुआत में बोला होगा भाई इतने पैसे लेने हैं, साल के अंत में उसने इंटरेस्ट लगा दी, इंटरेस्ट भी देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इंटरेस्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, हायर सॉरी, तो जरा देखो इसको मैं ठीक कर दूँ, तो यहाँ पे इसको इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा, इंटरेस्ट यहाँ आएगा, टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसने बोला होगा मान लो कुछ भी, यहाँ पे 300 रुपए इसके और 10 रुपए इंटरेस्ट के, तो 330 रुपए लेने। अब पैसे आते तो ये बाय बैंक कर देता, पैसे तो आए नहीं, पैसे की जगह पे क्या आ गया, गुड्स आ गए।
अब गुड्स को क्या लिखे, बाय गुड्स तो नहीं लिख सकता, बाय स्टॉक तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये स्टॉक जनरली सेकंड हैंड स्टॉक होता है, तो इसलिए इसका नाम लिख देते हैं बाय गुड्स रीपोजेस, ताकि पता चल जाए सेकंड हैंड के गुड्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, जो भी आएगा। अब गुड्स रिपोजेस ऐसा हो सकता है वो सेकंड हैंड गुड्स पे थोड़ा बहुत खर्चा करके उसको मार्केट में बेचना चाहे, तो क्या करेगा वो, उसने बोला कि हायर परचेजर से उसके पास गुड्स आ गए थे, डेबिट एसेट है, कुछ पैसा खर्च किया टू बैंक, फिर मान लो ये एसेट कितने की लेकर आया था, मान लो ये एसेट लेकर आया था 400 रुपए की, तो 400 की एसेट लेके आया, 30 रुपए खर्च कर दिए, तो 430 का बिकना चाहिए, हो सकता है 500 का बिक जाए, तो यानी 70 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो कि 400 की जगह पे 390 का बिक जाए, तो 40 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया खत्म। अब आ जाओ पार्शियल रिपोजिशन, लास्ट पॉइंट अपने पास। पार्शियल रिपोजिशन की बात करो तो पार्शियल रिपोजिशन में सारी एसेट लेके नहीं जाता, कुछ एसेट छोड़ देता है। फुल रिपोजिशन में क्या होता है कि जैसे फुल रिपोजिशन होता है कि हायर परचेजर और हायर वेंडर में जो लेन देन का रिश्ता है, मतलब बोरो और लेंडर का रिश्ता है, वो खत्म हो जाता है कि भाई मैंने आपको पैसे नहीं दिए, आपने सारी एसेट लेके चले गए, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, बात वहीं पे खत्म हो गई, राइट। लेकिन पार्शियल रिपोजिशन में ऐसा नहीं होता, पार्शियल रिपोजिशन में कुछ एसेट छोड़ के जाता है। अगर वो कुछ एसेट छोड़ के जा रहा है तो फिर वो दिमाग खाएगा, वो बोलेगा भाई जो बचे हुए पैसे हैं वो तू दे। तो देखो पार्शियल रिपोजिशन में क्या होता है, जरा समझो। पार्शियल रिपोजिशन में ये रहा अपने पास, इन द ईयर ऑफ रिपोजिशन उसने बैलेंस बीडी किया होगा अपना, हायर परचेजर ने एसेट अकाउंट में उसने बीडी किया, डेप्रिसिएशन भी लगाया, यहाँ पे हायर वेंडर का उसने बैलेंस बीडी भी किया, इंटरेस्ट भी ड्यू किया, साल के अंत में उसके पास पैसे नहीं थे, बस पैसे नहीं जा पाएंगे, पैसे नहीं जा पाए तो वो क्या करेगा भाई, अगेन वैल्यू निकालेगा, तो वैल्यू एज पर हायर परचेजर, वैल्यू एज पर हायर वेंडर। तो हायर परचेजर की बुक में देखो तो क्या हो रहा है, हायर परचेजर की बुक में देखो तो अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर परचेजर की बुक में देखो तो उसने अपने हिसाब से ओपनिंग बुक वैल्यू ली, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, लेकिन वो सारे एसेट की वैल्यू आ गई। ऐसा हो सकता है ये 5 एसेट है, ठीक है, लेकिन वो लेके 3 जा रहे हैं, तो मैं इस वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 की वैल्यू आ जाएगी, उसके पास रह कितनी जाएगी, इस 5 में से 3 की वैल्यू माइनस कर दे तो जो वैल्यू हो गई वो रह गई। तुम प्रोपोर्शनेट भी कर सकते थे, a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल एसेट इनटू में नंबर ऑफ एसेट रिमेन्ड नॉट टेकन ओवर, एसेट रिमेन, जो एसेट बच गई उसकी भी वैल्यू निकल जाएगी, तो सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये था अपने पास क्या, उसके बाद था अब वही हायर वेंडर अपने हिसाब से वैल्यू निकालेगा। हायर वेंडर बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ एसेट टेकन ओवर, सारे की नहीं, 5 में से सिर्फ यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेगा, 3 की, उसमें अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएगा, फिर वैल्यू निकालेगा, फिर वही एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट कि भाई मैं आपकी, ऐसा वही वाली बी और सी कंपेयर करेगा कि हायर वेंडर के हिसाब से वो इतने रुपए में लेके जा रहे, 500 की एसेट थी वो 400 में लेके जा रहे, तो 100 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम आए, हमने कहा कि भाई हायर वेंडर एसेट लेके चला गया, उस पर कुछ नुकसान होगा और कुछ बैलेंस बच गया, बैलेंस सीडी। तुम बैलेंसिंग फिगर निकालो और ये निकालो, ये अगर सेम आ जाए तो मतलब आंसर ठीक है, वैसे सेम ही निकलता आता है हर जगह। हायर वेंडर क्या बोलेगा कि भाई देख पैसे तो तूने दिए नहीं, टू एसेट, अब यहाँ पे नया क्या है, बैलेंस सीडी है, जबकि फुल रिपोजिशन में कोई बैलेंस सीडी नहीं था, यहाँ पे क्या बैलेंस सीडी है, क्योंकि अभी भी लेन देन बाकी है, इतना ध्यान रखना है, तो बैलेंस सीडी बचा है, तो ये बैलेंस सीडी यहाँ पर भी आएगा और हायर वेंडर में भी बैलेंस सीडी रहेगा कि हाँ भाई हायर परचेजर्स कह रहा है कि जितनी भी एसेट मेरे पास बची है उसके अगेंस्ट ये पैसे देने हैं मुझे, आपको मैं दूंगा आपको पैसे। फिर इसी तरीके से सेम हायर वेंडर अपनी बुक्स में क्या करेगा, हायर परचेजर बनाएगा कि भाई टू बैलेंस बीडी, ये इंटरेस्ट यहाँ पे गलत लिखा है, टू इंटरेस्ट यहाँ पे ये पैसे तो आए नहीं, गुड्स आ गए, कुछ पैसे अभी भी लेने बाकी है। अब वो पैसे हो सकता है वो बाद में दे दे, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, बढ़े हुए रेट से, पहले 10% पे था, वो बोलेगा भाई आप पे विश्वास तो है नहीं, चलो 15% इंटरेस्ट तो हो सकता है वो 15% पे इंटरेस्ट दे दे, तो ध्यान रखना है। तो बैलेंस बीडी, तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और पैसे दे देगा। गुड्स रिपोजिशन सेम है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं, छोटे से नोट्स हैं ताकि रिविजन के लिए इजी हो जाए, तो आप आराम से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नाउ यहाँ तक अपना रिविजन हुआ, अब हम लोग आगे चल रहे हैं।